हेलो एवरीवन। तो हम लोग हिंदी चैप्टर में व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने कल भाषा का अध्ययन किया था और भाषा से प्रमुख तथ्य जो बन सकते थे कल हमने उन पर चर्चा की थी। और एक प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा था लास्ट में कि भारत का एकमात्र ऐसा गांव जहां पर संस्कृत बोली जाती है, चाहे वृद्ध हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, पूरा गांव ही संस्कृत बोलता है, उसका नाम बताना था। तो अंश मिश्रा जी ने इसका उत्तर दिया है, मत्तुरु लिख दिया है। वो मैटूरू गांव था, कर्नाटक में स्थित है मैटूर गांव, जो भारत का एकमात्र गांव है जहां पर संस्कृत बोली जाती है। तो कल हमने भाषा से संबंधित प्रमुख तथ्यों का अध्ययन कर लिया है। आज हम उसी में आगे लिपि का अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। लिपि, जिसको इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहा जाता है, के विषय में बात करेंगे। लिपि का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ लेपन या लीपना या पोतना होता है। तो लिपि का जन्म कैसे हुआ इसकी बात करेंगे। तो लिपि का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए तो लीपना या पोतना लिखा होगा पेपर में, तो इसे आप याद रखिएगा। तो लिपि का शाब्दिक अर्थ लीपना या पोतना होता है, अर्थात विचारों का लेपन करना अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है। अर्थात सीधे सीधे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमारी लिखावट का जो ढंग है, तरीका है, लिखने का ढंग या तरीका ही लिपि कहलाता है, स्क्रिप्ट कहलाता है। शाब्दिक अर्थ जरूर इसका लिखना या पोतना होता है, लेकिन इसको जब विस्तृत रूप से समझेंगे तो इसका मतलब होता है कि लिखने का तरीका या ढंग ही हमारा लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। आ गई वही बात। अब संसार में केवल 3 प्रकार की ही लिपियां या लिपि परिवार हैं। संसार में केवल 3 प्रकार की ही लिपियां या लिपि परिवार है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, परंतु लिखने की कला यदि हम गहन अध्ययन करें तो हमें ये पता चलता है कि प्रारंभ में पूरे विश्व में मात्र 3 लिपियां या 3 ही लेखन कला थी। धीरे धीरे उनका विकास होता गया और उनसे अपभ्रंश होता गया। अपभ्रंश का मतलब होता है, अप का मतलब होता है विस्तार और भ्रंश का मतलब होता है टूटना, बिखरना। तो धीरे धीरे इनके विस्तार से कई लिपियां जन्म लेती गई। अर्थात व्यक्ति जो लिखता है, व्यक्ति अपने विचारों या भावों को ही चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता था। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से, अर्थात लेपन से, पोतन से व्यक्त करता था। धीरे धीरे वही चित्रकला वर्णों में परिवर्तित हुई और वही वर्ण ही हमारी भाषा का आधार बने। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मिस्र की सभ्यता। कहा जाता है वर्णों की शुरुआत मिस्र की सभ्यता से हुई थी, जहाँ चित्रकला में व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करता था। आगे यही चलकर वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। इसका उदाहरण भारत से भी देखने को मिलता है। भारत में प्राचीन काल में भीमबेटका की गुफा के चित्र से ये अनुमान लगाया जाता है कि व्यक्ति अपने भाव विचारों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे, अर्थात लेपन के द्वारा व्यक्त करते थे, और उसे ही लिपि कहा गया। यानी वो उस समय लिखने का ढंग या तरीका था। यही भाव या विचार या लेपन की कला आगे चलकर स्वर में परिवर्तित हुई और स्वर ही आगे वर्णों का उल्लेख प्राप्त हुआ स्वरों से। तो वर्ण में नहीं जाएंगे। तो ये ऐसा कहते हैं कि चित्रों से ही वर्णों का जन्म हुआ, उसको सूक्ष्म रूप दिया गया। तो जब गहन अध्ययन करने पर यह पता चला कि प्रारंभिक अवस्था में संसार में केवल और केवल कितनी लिपियां थी? 3 लिपियां थी या 3 लिपि परिवार ही थे। जैसे भूगोल में आपने देखा कि प्रारंभिक भूगोल जब हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं पृथ्वी का, तो हमें पता चलता है कि संसार में, पृथ्वी में एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर था। महाद्वीप पैंजिया और महासागर पैंथालासा था। धीरे धीरे उसमें आगे चलकर हलचलें हुई और वो 2 भागों में बटा, फिर 2 से 3, 4, 7, आज हमारे सामने 7 महाद्वीप हैं। उसी प्रकार से लिपियां भी कितनी थी? 3 लिपियां थी या 3 लिपि परिवार थे। उन पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे।
जहाँ से प्रश्न बनते हैं हम वहाँ पर आते हैं। अगला पॉइंट्स लेते हैं। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप उसका उत्तर देने का प्रयास करिए। जैसे कि अंश मिश्रा ने किया, सही आंसर था मैटूर था। आप लोग भी लिखने का प्रयास करिए, प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिए। अब देखिए वो कौन कौन सी 3 लिपियाँ थीं, इसके विषय में लिखा गया है। पहली हमारी लिपि थी चित्रलिपि। इसे हम सांकेतिक लिपि भी कह सकते हैं, भावात्मक लिपि भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग जापान, चीन एवं कोरिया में होता था। कहाँ पर होता था? तो जापान में होता था, चाइना में होता था और कोरिया में चित्रलिपि का प्रयोग होता था। मिस्र में आपने पढ़ ही लिया कि मिस्र में ही सभ्यता से हमें चित्र या भावों की कला का पता चला, जो आगे चलकर वर्णों का रूप धारण कर लेते हैं। फिर जो दूसरी लिपि थी वो ब्राह्मी थी। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि से बहुत सारी व्युत्पन्न लिपियां हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी दूसरी लिपि पर या दूसरी लिपि पर निर्भर करने वाली लिपियां ही व्युत्पन्न होती हैं। दूसरे पर निर्भर करना या दूसरे से उत्पन्न होना, अपभ्रंश से उत्पन्न होना ही व्युत्पन्न कहलाता है। तो इसमें देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी किसकी लिपि है? तो ये संस्कृत भाषा की लिपि है और हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अवहट, अपभ्रंश, अवहट और फिर हिंदी का जन्म होता है। तो देवनागरी लिपि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में जितनी भी लिपियां हैं वो सब ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। तो दूसरी लिपि ब्राह्मी हो गई। तीसरी जो लिपि है फोनेशियन से व्युत्पन्न लिपियां। फोनेशियन लिपि से जो भी लिपियां उत्पन्न हुई उन्हें हम व्युत्पन्न लिपियां कहते हैं। समस्त यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका में जो लिपियां प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम फोनेशियन लिपि से उत्पन्न लिपियां कहते हैं या फोनेशियन पर आधारित लिपियां कहते हैं। इस प्रकार से संसार में 3 लिपि परिवार थे, चित्रलिपि, ब्राह्मी लिपि और फोनेशियन लिपि। इन्हीं से धीरे धीरे लिपियों का विकास हुआ और अनेकों लिपियां हमारे सामने आ गई। तो लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, भले ही भाषाएं कितनी हों, उच्चारण का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन लिखने के ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। अब हम उन लिपियों के विषय में जानेंगे। लैटिन या रोमन लिपि। कौन सी लिपि? लैटिन या रोमन लिपि। यूरोप पर हम पहुंचे। लैटिन या रोमन लिपि से कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? लैटिन या रोमन लिपि में उनकी बात की गई है। तो अंग्रेजी भाषा लैटिन लिपि में लिखी जाती है। अब ये लिखने का तरीका कैसे बदल गया इसकी बात करते हैं। हमने कहा कि चित्रलिपि से ही भाव प्रकट करते थे, आगे चलकर वही वर्णों में परिवर्तित हो गए। तो इसका मतलब जो भी भाव व्यक्त करते थे, तो यूरोप हो, मध्य एशिया हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उत्तरी यूरोप हो या भारत हो, एशिया हो, मतलब व्यक्ति को विचार, जो मनुष्य ने अपने विचार व्यक्त किए थे उस समय जो वहाँ राइटर थे, लेखक थे, उन्होंने एक कल्पना की और वर्णों का चित्रण किया। और जो उन्होंने चित्र बनाए, मनुष्य के मुख द्वारा जो ध्वनियाँ निकली थी उनको चित्रों में व्यक्त किया। उन्हीं चित्रों को हमने लिपि नाम दिया है और उन्हीं में से एक लिपि है लैटिन या रोमन लिपि, जिसमें अंग्रेजी भाषा, फ्रांसीसी, जर्मन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और पश्चिमी मध्य यूरोप की सारी भाषाएं लिखी जाती हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी लैटिन या रोमन लिपि का सबसे पहले प्रयोग किया गया था और इसके पश्चात मध्य यूरोप में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं सब में लैटिन या रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट्स लेते हैं। दूसरी लिपि की बात करते हैं, यूनानी लिपि। यूनानी भाषा तथा कुछ गणितीय चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं? यूनान से लिए गए हैं। कहते हैं भारत यूनान का ज्योतिष के क्षेत्र में ऋणी है। ज्योतिष का ज्ञान यूनान से हुआ था उसे। तो यूनानी लिपि तथा गणितीय चिन्ह जो हैं वो भी किस लिपि के हैं? यूनानी लिपि के हैं। तो गणित में नहीं जाएंगे। अगला पॉइंट्स है अरबी लिपि। अरबी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट्स। आप
को याद करना है। ये लिपियाँ, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। अरबी लिपि, अरबी, उर्दू, फारसी, कश्मीरी, ये जो भाषाएं हैं वो अरबी और फारसी लिपि लिखा रहता है, पर वास्तव में अरबी लिपि से बोलते हैं। अरबी भाषा हो, उर्दू हो, फारसी हो, कश्मीरी हो, इन सब की लेखन की कला जो है वो अरब वासियों द्वारा विकसित की गई थी, इसलिए अरबी लिपि इसको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अरबी लिपि से नाम दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है सिरिलिक लिपि। सिरिलिक लिपि रूस और सोवियत संघ, आपको मालूम होगा कि 1991 में सोवियत संघ विघटित हो गया और कई देशों में इसका विभाजन हुआ। तो सोवियत संघ रूस 1991 से पहले बोलते थे, फिर बाद में विघटन के पश्चात ये रूस बना। तो इन सब में सिरिलिक लिपि का प्रयोग किया जाता है। किस लिपि का? सिरिलिक लिपि का इसमें प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि, आपने पढ़ा कि ब्राह्मी से बहुत सारी लिपियां व्युत्पन्न हुई, उन्हीं में से देवनागरी लिपि थी। देवनागरी लिपि में आपकी हिंदी भाषा लिखी जाती है, संस्कृत ब्राह्मी में लिखी जाती थी, फिर ब्राह्मी का ही आधुनिक रूप, विस्तृत रूप, मॉडर्न जो रूप है उसका, उसे देवनागरी लिपि कहा गया। मराठी, नेपाली, पाली, कोंकणी, इन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। पाली भाषा आप महात्मा बुद्ध को पढ़ेंगे, इतिहास में जाएंगे या धर्मों का अध्ययन करेंगे तो महात्मा बुद्ध मिलेंगे, बौद्ध धर्म मिलेगा। लाइट ऑफ एशिया के नाम से उन्हें जाना जाता है, एशिया का शक्तिपुंज कहा जाता है, समानता पर आधारित उनका धर्म। उसमें पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। उस समय की बोलचाल की आम जिनकी भाषा पाली थी उसकी भी लिपि देवनागरी थी। तो संस्कृत और संस्कृत के पश्चात पाली भाषा का जन्म हुआ। तो हिंदी की पहली प्राकृत भाषा कौन सी थी? तो पाली भाषा पहली हिंदी या भारत की प्राकृत भाषा थी। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और इसके बाद कहीं हिंदी का जन्म हुआ था। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, पाली और कोंकणी भाषाएं लिखी जाती हैं। कोंकणी आपकी गोवा में बोली जाती है। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जितनी अभी आपने लिपियां पढ़ी उनमें सबसे नवीनतम लिपि कौन सी है? तो उनमें सबसे नवीनतम लिपि आपकी गुरुमुखी लिपि है, क्योंकि सिख धर्म का उदय ही 15वीं शताब्दी में हुआ है। कब हुआ है? 15वीं शताब्दी में इस धर्म का उदय हुआ है। उसके पश्चात ये लिपि जन्म लेती है, पंजाबी भाषा जन्म लेती है। तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि विश्व में प्रचलित प्रमुख धर्मों में सबसे नवीनतम धर्म कौन सा है? तो आपका सिख धर्म है। उसकी लिपि गुरुमुखी है, पंजाबी भाषा की लिपि आपकी गुरुमुखी है। इम्पोर्टेंट है। गुजराती लिपि में गुजराती भाषा लिखी जाती है। कई बार इसमें विवाद है, कई किताबों में देवनागरी लिपि लिखा गया है, गुजराती को सही भी किया गया है। परंतु जब आपको गुजराती लिपि नहीं मिलेगी तब आप इसको लगाइएगा। जब गुजराती लिपि ना हो तो देवनागरी लगा सकते हैं, अदरवाइज इसकी लिपि गुजराती लिपि ही सही मानी गई है बोर्ड आयोग के द्वारा। बांग्ला भाषा की लिपि बंगाली बताई गई है, ये भी याद करना है आपको। भारत की जितनी भाषाएं उनकी सब की लिपि आपको याद करना है। अगला पॉइंट है कांजी लिपि या कानो लिपि, कहीं कहीं लिखा हुआ है। जापानी भाषा को जो लिपि थी वो कांजी लिपि थी, जबकि चीनी भाषा की लिपि कैंटोनी लिपि है। चीन की सबसे प्रसिद्ध, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा चीनी मंदारिन जो है, मंदारिन हमने कल उस पर चर्चा की थी। मंदारिन जो भाषा है संसार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो कैंटोनी लिपि की है। फिर आता है अंग्रेज़ी का नंबर, द्वितीय बोली जाने वाली भाषा जो लैटिन या रोमन लिपि में बोली जाती है, और तीसरे नंबर पर हिंदी का स्थान है जिसकी लिपि देवनागरी है। तो याद रहेगा कि कांजी लिपि जापानी है, चीन की नहीं लिखी गई थी, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कैंटोनी कहते हैं। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ
कैंटोनी लिपि, आप इसे नोट कर लीजिएगा। कौन सी लिपि? कैंटोनी लिपि। क्लियर हो गया। द्रविड़ लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बहुत सारे पूछे गए हैं। द्रविड़ लिपि के अंतर्गत भाषाएं आती हैं। इस तरह से प्रश्न बनता है, उसमें कभी बंगाली डाल देते हैं, कभी मराठी डाल देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र आपका दक्षिण भारत में पड़ता है, इसलिए आपको याद रखना है कि मराठी इसमें नहीं आती, देवनागरी में आती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की लिपि द्रविड़ लिपि है। अब इनके प्रदेश कई बार पूछ लिए जाते हैं कि किस प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो तमिल आपकी तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा है, जबकि कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है और मलयालम केरल की भाषा है। फिर से लिखिए, तमिलनाडु की तमिल, तेलंगाना प्रांत और आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, कर्नाटक की कन्नड़ और मलयालम केरल की भाषा है। क्लियर हो गया। जिस चारों द्रविड़ लिपि में बोली जाती है। दक्षिण भारत की लिपि को द्रविड़ लिपि कहा गया था, उनको द्रविड़ भी कहा जाता है, जो अगस्त मुनि द्वारा पोषित की गई थी। किसके द्वारा पोषित? पोषण इसको मिला, सुरक्षित किसके द्वारा किया गया था? तो अगस्त ऋषि द्वारा। अगला पॉइंट्स, लिपि में इतने ही पॉइंट्स थे। आप सभी लोग लिपि को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम व्याकरण की बात करते हैं कि व्याकरण क्या है, ग्रामर क्या है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा का शब्द बोलना, लिखना, पढ़ना या समझना आता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान जो कराता है वह व्याकरण होता है। जो शुद्ध ज्ञान कराता है हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम व्याकरण कहते हैं। क्लियर हो गया। व्याकरण के अंग या प्रकार 3 हैं, वर्ण या अक्षर, शब्द और वाक्य। व्याकरण के 3 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण, अक्षर, शब्द और वाक्य। तो वर्णों के विषय में आपने पढ़ा कि वर्णों की शुरुआत मिस्र की सभ्यता से मानी जाती है। इसका साक्ष्य भारत में भी भीमबेटका की गुफा से प्राप्त होता है। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं कि भाषा की वर्ण या अक्षर किसे कहा जाता है। भाषा की उस छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिस स्वर या ध्वनि को हम 2 भागों में विभाजित ना कर सकें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उन्हें वर्ण कहा जाता है। जिस स्वर ध्वनि को हम 2 भागों में विभाजित ना कर सके उसे वर्ण कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, का और गा, इसमें हलंत लगा देते हैं जब स्वर निकाल दिया जाता है। अब इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो ये सारे हमारी ध्वनियाँ हैं और इन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया। वर्ण किसे कहते हैं? शब्द की बात करते हैं। वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले, कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, उसे ही हम शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कलम, 3 वर्णों से मिला दिया आपने, का, ला, बा, और कलम बन गया। लेकिन यदि का को पीछे लगा दिया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों के ऐसे मेल से निर्मित शब्द को हम, वर्णों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट्स, वाक्य। वर्ण व्याकरण का तीसरा अंग या तीसरा प्रकार वाक्य कहलाता है। अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। जैसे कई वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है, कई शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। यह शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं, किसी ना किसी अर्थ ज्ञान। जैसे सब घूमने जाते हैं, पहला है, ये वाक्य है आपका। जैसे सब घूमने जाते हैं, इसे आप खड़ी पाई समझिए। इसका एक अर्थ है, सब आपका एक शब्द है, घूमने एक शब्द है, जाते एक शब्द है एक शब्द है, सभी को मिलाया गया तो एक वाक्य बन गया। विद्यालय सबसे अच्छा है, ये भी विद्यालय सबसे, ये सारे आपके शब्द हैं और इनको मिलाया गया तो एक अर्थपूर्ण वाक्य बना। और अर्थपूर्ण
इस वाक्य को शब्द से जो बनता है उसे वाक्य। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ये सारे शब्द हैं और जब आपस में मिले तो वाक्य का निर्माण हुआ। तो क्लियर हो गया कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। कल हम लोग वर्णों के मेल से वर्णमाला का निर्माण होता है, वर्णमाला का विभाजन, उसके विषय में जानेंगे कि वर्णमाला का विभाजन किया गया। हिंदी वर्णमाला में 52 शब्द बताए गए हैं। तो इसका किस प्रकार से विभाजन है, कुल स्वर 16 बताए गए हैं। कैसे कुल स्वर 16 होते हैं जबकि पेपर में 13 ही बताए जाते हैं, और प्रयुक्त स्वर 11 होते हैं, बोलने पर 10 ही आते हैं। इन सब के विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे वर्णमाला में कि किस प्रकार से 16 स्वर बताते हैं विद्वान, जबकि 11 का प्रयोग करता है, उच्चारण 10 का करते हैं और कुल 13 हो जाते हैं। इनके विषय में कल जानेंगे। व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त स्वर, अयोग्य, ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श, संघर्षी जो भी हैं, उत्क्षिप्त, लुंठित, प्रकंपित, कल इन सब के विषय में चर्चा की जाएगी। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये हिंदी के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।